कल जो भी हुआ है उसका पहले 2 4 5 मिनट क्या करता हूँ, आपने लगा लिया लेक्चर कंप्लीट होना तेरा, क्वेश्चन के आंसर दे सकती है ना। 2 4 क्वेश्चन पूछेंगे। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है? नो चेंज। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। रिफ्लेक्शन हुई है, स्पीड विल चेंज और नॉट? नो चेंज। वेवलेंथ विल चेंज और नॉट? नो चेंज। रिफ्रैक्शन हुई है, चेंज द मीडियम, स्पीड विल चेंज और नॉट? चेंज। अगर डेंसर में गई है तो स्पीड डिक्रीज, रेयर में गई तो स्पीड इंक्रीज। वेवलेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी? रिफ्रैक्शन पे वेवलेंथ चेंज होएगी कि नहीं होएगी? रिफ्रैक्शन पे वेवलेंथ चेंज होएगी। ठीक है रोनित, कंसेप्चुअल पार्ट पे तुझे अभी भी वर्क करना है, कंसेप्चुअल पार्ट पे वर्क करना है। न्यूमेरिकल पार्ट तेरा ठीक है, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल तक पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? कंसेप्ट भी समझना पड़ता है ना कई बार, और कई बार तो टोटली कैसा आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तुझे ना कंसेप्चुअल पे क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है जी, तो कंसेप्चुअल में मतलब ना जो थ्योरेटिकल होता है, जिसमें थ्योरेटिकल बात चल रही है, वहां पे तू थोड़ा सा गड़बड़ करता है। तो ये कंसेप्ट जरूरी है, बिना कंसेप्ट के फिर हमारा न्यूमेरिकल भी बेटा नहीं निकलना। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फेस चेंजेस और नॉट? यस। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फेस चेंजेस और नॉट? नो। अब जो पहले वाला पार्ट है उसका आंसर तुमने गलत दिया है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फेस मे चेंज और मे नॉट। अगर रिफ्लेक्शन कहां से हुई है? रिजिड बाउंड्री से, तो फेस चेंज होगा। अगर सॉफ्ट बाउंड्री से हुई है तो फिर नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? रिजिड बाउंड्री से हुई है तो सीधा 180 डिग्री का क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है जी, तो वेस्ट नहीं करते टाइम बेटा, काम अभी पड़ा हुआ है। स्टेशनरी वेव की बात चल रही थी, स्टेशनरी वेव की हम इक्वेशन निकाल पाए थे कल। अभी इसका थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट डिस्कस करना है, फिर 2 न्यूमेरिकल कराने हैं मैंने स्पेशली। वो 2 न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आपके इसके स्टेशनरी वेव के न्यूमेरिकल चलने चुलने लग जाएंगे बेटा। ओके जी, तो मुझे बताओ, आपने नोट किया होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग? स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई थी उसकी क्या इक्वेशन आई है? बोलना y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। जल्दी बोलो बेटा, यही आई है। ओके, अब जो मैं बोलूंगा यहां से कंटिन्यूटी में आगे स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारी कल तक लिखी हुई है, इसके आगे स्टार्ट हुआ है, सुनना भी है, नोट भी करना है और कंसेप्ट भी समझना। राइट है जी। अब कोई भी स्टेशनरी वेव होगी बेटा, एनी स्टेशनरी वेव, उसकी इस टाइप की इक्वेशन होगी। मैंने कल भी बोला था, यहां पर कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। फिलहाल साइन है। अगर ये स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव है तो यहां पर बेटा साइन ही हो सकता है। ये स्पेशली स्ट्रिंग के लिए, अगर जनरल बात कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव की, वो इस टाइप की होगी, मे बी साइन के एक्स, मे बी कॉस के एक्स, मे बी साइन ओमेगा टी, मे बी कॉस ओमेगा टी, लेकिन हाँ साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी वाली टर्म अलग अलग होंगी। राइट है जी। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? उस स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड। राइट, एम्पलीट्यूड में एक्स की इन्वॉल्वमेंट है, दैट मीन स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ये एक्स के चेंज होने से क्या होता है? चेंज होता है। नॉर्मली एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस विद द चेंज इन एक्स। जल्दी बोलो, समझ गए? स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव बननी है बेटा, अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ से बंधी हुई है, फिक्स फ्रॉम बोथ एंड, तो ऐसी बंधी। राइट, कई बार क्या होता है, स्ट्रिंग इज टाइड फ्रॉम वन साइड एंड अदर साइड क्या है उसका? ओपन है। जैसे मान लो मैंने फर्श पर या टेबल पर एक रस्सी रखकर एक हाथ से पकड़ लिया और उसको वहां से स्ट्राइक कर रहा हूं, तो उसका वन एंड क्या है? ओपन, दूसरा एंड क्या है? फिक्स्ड। तो अगर एक एंड फिक्स्ड और एक एंड ओपन है तो वेव ये कुछ ऐसी बनेगी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये दोनों की दोनों क्या है? स्टेशनरी वेव है। ये है स्ट्रिंग में फिक्स्ड फ्रॉम बोथ साइड, ये है स्ट्रिंग में फिक्स्ड फ्रॉम वन साइड। ये जो इक्वेशन है इस केस की इक्वेशन, फिलहाल जो इक्वेशन है इस केस की इक्वेशन है। अगले 20-25 मिनट का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये डिस्कस करेंगे, साथ में 2 क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे, उसके बाद फिर स्टेज चेंज हो जाएगी। यस, स्टार्टिंग में हाउ माइनस था, हमने उसको मतलब अभी इग्नोर किया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, तो ये एम्पलीट्यूड है बेटा, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अब हमें आगे क्या डिस्कस करना है? इस इक्वेशन के लिए बाउंड्री कंडीशन, जब भी स्टेशनरी वेव पढ़ोगे उसमें क्या करना होता है? सबसे पहले नंबर पर इक्वेशन बनेगी, दूसरे नंबर पर बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करनी है, तीसरे नंबर पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस करनी है। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लो भैया अपने बीच में, ये तुम्हारा डिस्टेंस ही नहीं कम बढ़ता।
पहले इतनी दूर दूर बैठते हैं, फिर धीरे 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 खिसकते 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 बिल्कुल पास ही आ जाते हैं। लग लग बैठ जाया करो बेटा, हो ही जाओ आज, आज से शुरुआत करो। क्यों डिस्टेंस का थोड़ा डिस्टेंस ही और बढ़ा लो। वो बैग बेटा उठा के बीच में रख ले, तुम लोगों ने अलग मजाक बना रखा है। और कर लो मेंटेन, और ध्यान दो, धीरे धीरे खिसक खिसक के खिसक खिसक के पास आई जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ करके नहीं खिसक के। इधर ध्यान दिया करो, कहां पर थे हम? 2a sin kx cos ओमेगा t, ये एम्पलीट्यूड है। क्या मैं बोल रहा था, हमें कोई भी स्टेशनरी वेव है उसमें क्या करना है, पहले इक्वेशन, दूसरे नंबर पर बाउंड्री कंडीशन, तीसरे नंबर पर उसमें वेरियस मोड्स डिस्कस करनी होगी। ध्यान देना, तुम लोगों ने कर रखा है पहले, तुम दोनों बिल्कुल नए हो, तुम लोग ज्यादा ध्यान देना। बेटा बाउंड्रीज की कंडीशन फिक्स है, जैसे एक स्ट्रिंग है फिक्स फ्रॉम बोथ साइड है, तो उसकी दोनों बाउंड्रीज पर मिनिमा ही आ सकता है। अगर स्टेशनरी वेव बन रही है, ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये दीज पॉइंट्स, दीज आर टर्म्ड एज मिनिमा पोजीशंस। कौन सी पोजीशन? मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा वाली बात है। ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर टर्म्ड एज मैक्सिमा पोजीशंस। ठीक है जी, ये मैक्सिमा पोजीशंस है, और ये बीच में क्या है, बोलो 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 मेरे साथ, मिनिमा पोजीशन। हम लोग इसको, ये जो मिनिमा पोजीशन है, ये इनको नोड्स भी बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? नोड्स। यानी यहां पे क्या बन रही है? नोड्स। और जो मैक्सिमा पोजीशन है बेटा, उसको एंटी नोड्स भी बोला करेंगे। युवराज भाई ठीक है, स्टेशनरी वेव बनेगी तो इस टाइप की बनेगी। स्ट्रिंग वाली स्टेशनरी वेव इसी टाइप की है। इसको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि इक्वेशन मैंने उसके हिसाब से बना रखी है। तो इसमें क्या बनना है? नोड्स और एंटी नोड्स का कंसेप्ट आएगा ही आएगा। ठीक है जी। स्ट्रिंग में जो कि बोथ साइड बंधी हुई है, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि भाई दोनों बाउंड्रीज पर मिनिमा ही आ सकता है, मैक्सिमा की चांस ही नहीं है। दोनों तरफ से बांध के स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करोगे तो दोनों साइड पे क्या आएगा? मिनिमा ही आएगा, मैक्सिमा आने के कोई चांस नहीं है। ठीक है जी। यहां से मैं कुछ कंडीशंस निकालूंगा, कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसकी कंडीशन क्या है बेटा? बोथ साइड पे क्या होना चाहिए? मिनिमा ही होना चाहिए। अगर जो मैंने स्ट्रिंग ली है बेटा, अगर मैं थोड़ा तेज बोल दूं, समझ में ना लगे तो बोल देना। ठीक है, अभी फिलहाल काम बड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा तेज ही चलाऊं। यहां तक तो क्लियर ही है? ओके, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये इसकी इक्वेशन बन गई। टोटल लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है? एल। ठीक है, मास पर यूनिट इसका कितना है? म्यू है, जरूरत पड़ेगी। राइट है जी। हेडिंग डालना अगली, ये मैंने समझा दिया था ना, एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है। कहीं पे ये जीरो भी हो रहा है, कहीं पे मैक्सिमम भी हो रहा है। नोड्स पे जीरो है, एंटी नोड्स पे मैक्सिमम है। तो ये वर्ड भी आने हैं बार बार, नोड्स, NODES, एंड एंटी नोड, बार बार वर्ड आएगा। ओके, अगली हेडिंग डालनी है तुमने, जो लिखना है अभी, बाउंड्री कंडीशंस। स्ट्रिंग वाला केस चल रहा है, क्या डिस्कस कर रहे हो तुम? बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन मतलब पहली बाउंड्री पर, यानी जब x इक्वल टू 0 है, और दूसरी बाउंड्री पर, यानी जब x इक्वल टू क्या है? L। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा और x इक्वल टू L पर क्या होगा? ध्यान से सुनना। जब आप इस इक्वेशन में, ये है ना एम्पलीट्यूड, ये रहा, x की जगह क्या भर दोगे? 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है? x 0 पे y क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। y मतलब y एक्सिस पे जो मोशन है, y एक्सिस में मिनिमा चाहिए ना मुझे। तो जब x इक्वल टू 0 है, y क्या होना चाहिए? 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? जब x इक्वल टू क्या भर दूंगा? L, यानी अदर एंड पर y क्या होना चाहिए? 0। दोनों एंड पे y क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कहती है x 0 पे y क्या होना चाहिए? 0। x 0 भरो, साइन 0, सब कुछ क्या हो गया? 0। y भी क्या हो गया? 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तो लग ही रही है। समझ गए कि नहीं? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली। अब आते हैं अगली बाउंड्री कंडीशन। जब x इक्वल टू L है, y मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। इसके लिए ये वैल्यू क्या चाहिए? 0 चाहिए। इसके लिए साइन, जब x की जगह L भर दूंगा तो क्या आना चाहिए? 0। साइन 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा, तभी y 0 होगा। ठीक जा रहे हैं? साइन थीटा 0 आने का मतलब क्या है? कि जो थीटा है यानी KL है, वो क्या होना चाहिए? 0। यहां क्या होना चाहिए? पाई।
साइन 0 पे भी 0 आ जाएगा, साइन पाई पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां क्या आना चाहिए, 2 पाई 3 पाई, मतलब कि एल किसके इक्वल होना चाहिए, एन पाई। के किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। एल किसके इक्वल होना चाहिए, एन पाई। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए, एल किसके इक्वल आ गया, एन लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ गया। बोले बोले बोले, ठीक जा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो यहां से बेटा एल किसके इक्वल आ गया, एन लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमारी कंडीशन निकली है। कुछ क्या करना है वो बताता हूं इसका, ठीक है। नोट जल्दी जल्दी कर लो और अगली बात पे चलूं, नोट इट डाउन, नोट, अगली बात कर दूं। ओके, टिप्स पे लो बात को। हेडिंग क्या चल रही है, स्टेशनरी वे प्रोड्यूस इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक मेरे पास क्या अवेलेबल है, इसकी इक्वेशन 2a sin ax cos ओमेगा टी। दूसरा मेरे पास क्या अवेलेबल है, ये बनेगी कैसी, ठीक है। होता क्या है, हर बार हमें जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर 15 मिनट बाद एक बार रिकलेक्ट कर लेना माइंड में कि हाँ भी चल की रियाज, नहीं तो 1.5 घंटे की क्लास लगा लो, पता नहीं लगेगा बाद में हुआ क्या था, कहां थे, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। तो हेडिंग मेरी चल रही है स्टेशनरी वे प्रोड्यूस स्ट्रिंग। नंबर 1 मुझे पता लग गया, एक वेव इधर से जा रही थी, एक वेव इधर से जा रही थी, स्टेशनरी वे बन गई। नंबर 1 मेरे पास उसकी इक्वेशन अवेलेबल है, मुझे बिना देखे लिखनी आती है, डन। नंबर 2, शेप कैसी बनती है वो मुझे क्लियर है। और नंबर 3, बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, x0 पे क्या होना चाहिए, y0, xl पे क्या होना चाहिए, y0 होना चाहिए। तो दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए एनी टाइम। तीसरा मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा, इसकी बाउंड्री कंडीशंस, वो भी मुझे याद है। चौथा, मुझे बाउंड्री कंडीशन से रिजल्ट क्या निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है, L इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2, जहां पर n क्या है बेटा, 1 2 3 एंड सो, ठीक है। 0 भी था लेकिन 1 से लेते हैं, 0 भी था लेकिन 1 से लेते हैं। जल्दी बताओ, यहां तक बिना देखे याद रहेगा कि नहीं। मैं ये कहता होता हूं तुम लोगों को कि कॉपियां भरने से, कॉपियां काली करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ चीजें तो ऑन टिप्स होनी चाहिए कि स्ट्रिंग मतलब इसमें ये आएगा। अब इसमें 5वां पॉइंट है, हमने इसकी बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करनी है। आपको ये पांचों बातें बैठे बैठे एनी टाइम पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 आ चीजें हैं तो स्ट्रिंग वाला केस आ गया। तो 5वें नंबर पे लिख लो, नहीं नंबर नहीं लगाए, मैं तो वैसे बता रहा हूं। अगली हेडिंग लिख लो, वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अगली बात हमने देखी, वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसकी वेरियस मोड्स क्या बनेगी बेटा, मोड्स का मतलब तरीके, डिफरेंट वेज, कैसे कैसे स्टेशनरी वेव बन सकती है। वेरियस मोड्स में बेटा अगर मैं n इक्वल टू 1 भर दूं तो L कितना आएगा, L का फार्मूला क्या था, L इज n लैम्डा बाय 2। n कितना भरे, 1, तो L किसके इक्वल हो गया, 0 नहीं भरेंगे, 0 में तो स्ट्रिंग है ही नहीं है, वो तो वैसे ही स्टेशनरी वेव है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो n 1 भर दिया तो क्या आ गया बेटा, लैम्डा बाय 2। मतलब फर्स्ट मोड ये है, यह पहला तरीका है स्टेशनरी वेव का, कि पूरी लेंथ में हाफ वेवलेंथ बन रही है। पूरी लेंथ में कितनी वेवलेंथ बन रही है, हाफ वेवलेंथ बन रही है। यहां से लेकर देखो यहां तक 1 वेवलेंथ है, यानी पूरी लेंथ में यहां से यहां तक, यानी नोड टू नोड ही बनेगी बस, ठीक है। नोड टू नोड ही बनेगी, यानी दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको कौन सी मोड बोलते हैं, पहली मोड, मतलब स्टेशनरी वेव का पहला तरीका ये है। डन हो गया, दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड में 2 नोड बननी है और एक क्या बननी है, एंटी नोड। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, 2 नोड और एक क्या बनेगी, एंटी नोड। बेटा दूसरी मोड, L इक्वल टू एन की जगह 2 भर दोगे तो 2 लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, L किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। L इज इक्वल टू लैम्डा, जल्दी बोलने, क्लियर हो गया। अगर L किसके इक्वल है, लैम्डा के, मतलब पूरी लेंथ में एक वेवलेंथ बन रही है। बोलो क्लियर के नहीं, ये सेकंड मोड है। सेकंड मोड में नोड कितनी है, 3 है, एंटी नोड कितनी है, 2 है। बोलो नोट हो गया। ऐसी बेटा थर्ड नोड बन सकती है, जितनी मर्जी डिस्कस करते जाओ। थर्ड नोड में L किसके इक्वल आ गया, 3 लैम्डा बाय 2। बोलो समझ गए, n 3 भरा तो 3 लैम्डा बाय 2। यहां से यहां तक क्या है, लैम्डा बाय 2। ऐसे 3 बार आ जाने हैं, जल्दी बोलो, ठीक। तो ये होगी लैम्डा बाय 2 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 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2।
नोड्स कितनी आ गई, 1 2 3 4, समझ गए। एंटी नोड्स कितनी आ गई, 1 2 3, जल्दी जल्दी बोल दिया, आगे बढ़ चलूं, तेज चल रहे हो, नोट कर रहे हो, ओके। तो ऐसे करके नोड्स एंटी नोड्स देखनी होती है। जनरली क्या आ रहा है कि फर्स्ट केस में 2 नोड है, सेकंड में 3 नोड है, थर्ड में 4 नोड है। तो नोड्स किसके इक्वल आ रही है, n+1, समझ गए। और जो एंटी नोड्स हैं वो किसके इक्वल आ रही है बेटा, n के इक्वल आ रही है। एंटी नोड्स आर कमिंग आउट टू बी इक्वल टू n, बोलो ठीक है। एंटी नोड्स n के इक्वल आ रही हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट है तो 1 नोड, सेकंड है तो 2 नोड, थर्ड है तो 3 नोड। डन डन डन। फर्स्ट मोड को बोलते हैं फंडामेंटल मोड, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलते हैं इसको। कल को हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी बातें आनी है। अभी लगातार 2 दिन थ्योरी चला दी मैंने, बीच में चलो जो आ रहे हैं। अब इसके बाद लगातार बेटा फिर न्यूमेरिकल्स भी चलनी है, काम तो चलना ही चलना है। थ्योरी ऐसी है इसकी, वेव्स है ना बड़ा, ऑसिलेशन और चीज था, ऑसिलेशन न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं, एसएचएम बताना है, धड़ाधड़ क्वेश्चन ही चलते हैं। वेव्स थ्योरेटिकल बहुत है, अगर हमें क्वेश्चन निकालने हैं इसके तो हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जैसे वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कब फेज चेंज होगा, कब होगा, वो भी पता होना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल है, कई चीजें हमें थ्योरेटिकली करनी ही पड़ेंगी, ऐसे ऊपर ऊपर से करके नहीं जा सकते। कंसेप्ट क्लियर करना है तो बीच में घुसना पड़ेगा। जल्दी बोलो, जितना बोल रहा हूं क्लियर हो रहा है कि नहीं, हो गया जी, ओके। अब बेटा फ्रीक्वेंसी चेक की जा सकती है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है जी। अब स्ट्रिंग के केस में हमने देखा कि मेरा जनरल फार्मूला L इक्वल टू क्या है, n λ/2 है, जल्दी बोलो, समझ गए, जनरल फार्मूला वेरियस मोड में। यहां से लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 2 L डिवाइडेड बाय n आ गया, बोलो ठीक है, नोट करना, ठीक है जी। तो L इसके ऊपर हेडिंग डाल लो, फ्रीक्वेंसी, हेडिंग डाल लो फ्रीक्वेंसी, हेडिंग डाल ली फ्रीक्वेंसी। उसमें फिर मैंने L को लिखकर L की जनरल लैम्डा घुमा लिया। नाउ फ्रीक्वेंसी बेटा किसकी इक्वल होती है, v बाय लैम्डा, बोलो ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, v डिवाइडेड बाय लैम्डा, ओके। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करो जो बनाई है मैंने, देयरफॉर न्यू किसकी इक्वल हो गया बेटा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा किसकी इक्वल है, 2L बाय n, n ऊपर चले गया। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होगी बेटी, n इंटू v डिवाइडेड बाय 2L, बोले जी क्लियर है, बोला करो। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, v डिवाइडेड बाय 2L, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में जब वेव चलती है, कोई बच्चा बता सकता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, क्योंकि n v/2L आ गया, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है स्ट्रिंग में जब वेव चल रही है। तो स्पीड ऑफ वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, क्या फार्मूला बताया था तुम्हें, v किसके इक्वल बताया था मैंने, v वैल्यू भरूंगा, n/2L तो है ही है, इट वाज √T/μ, वेरी गुड, इट इज √T/μ। T क्या है, टेंशन, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, L क्या होगी उसकी लेंथ होगी, n क्या होगी, नंबर ऑफ मोड, जल्दी बोलो सही है क्या नहीं, ठीक है। अगर n 1 भर दूं तो आंसर आएगा 1/2L T/μ, क्या आएगा, 1/2L T/μ। ये फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव मानी जाती है, फर्स्ट वाला केस जो है। छोड़ दूं, समझ में लगा, पूछना तो नहीं है कुछ, ओके। टॉपिक क्या चल रहा था, स्टेशनरी वेव। सबसे पहले नंबर पे स्टेशनरी वेव की जनरल इक्वेशन, स्टेशनरी वेव की किस टाइप की आएगी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी या कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी टाइप, डन। फिर आगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की स्टेशनरी वेव की इक्वेशन फिक्स, क्या, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, राइट जी। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करनी है, उसकी बाउंड्री कंडीशन, शेप पता होनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशन से निकल कर क्या बात निकली, x इक्वल टू 0 पे y 0, x इक्वल टू l पे y 0, रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, L शुड बी इक्वल टू n λ/2, L शुड बी इक्वल टू n टाइम्स λ/2, मतलब जो टोटल लेंथ है वो λ/2 के मल्टीपल्स में ही हो सकती है। यानी लेंथ कितनी रखनी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, या वेवलेंथ कितनी बनेगी वो लेंथ पे डिपेंड करता है, इंटरडिपेंडेंट। उसके बाद हमने वेरियस मोड डिस्कस करके फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, n आ रही है। यानी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो सेकंड मोड की कितनी आएगी, 2 न्यू, थर्ड मोड की कितनी आएगी, 3 न्यू, फोर्थ मोड की कितनी आएगी, 4 न्यू। यानी 1:2:3:4 में इसने जाना, ठीक है जी। तो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड की अगर मैं फ्रीक्वेंसी का बेटा रेशियो लिखूं तो ये 1:2:3। मुझे उम्मीद है कुछ चीजें
सिर्फ रिवाइज करने से ही नहीं, वैसे भी तुम्हें आ जाएंगे। काम ऐसा होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसे ही हो जाए, तभी मैं कहता होता हूं बेटा कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ फंडे ऐसे हो कि रिवाइज ना करने पड़े, क्योंकि कई बार बिल्कुल हर कुछ रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो एग्जाम में आने लायक चीजें हैं, एग्जाम में आ जाती हैं। आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, आपने किया भी नहीं था, पेपर में आ गया और आप वो कर आए, तो आपको लगेगा कि फ्री के नंबर ले लिए मैंने। तो वैसे फ्री के नंबर भी लूटने हैं हमने। सारा चीज कर करके एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर करके नहीं होना, सारा साल पढ़े हुए का भी हमें कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, तभी रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ पढ़ पढ़कर और लास्ट मोमेंट पे पढ़ पढ़कर रिवाइज कर कर नहीं, कंसेप्ट ऐसे सीखो कि कुछ कंसेप्ट रिवाइज करने की ही हमें जरूरत नहीं थी, गए आ गया हो तो उस दिन किया था, क्वेश्चन हो गया, हमें हमें नंबर से मतलब है, नंबर आ गए उसके। तो अगर ढंग से करेंगे ना तो काम आ जाएगा, हर जगह काम आ जाएगा। आपका क्लास में अटेंड किया हुआ टाइम जो है वो भी एग्जामिनेशन में काम आना चाहिए, ऐसे क्लास अटेंड करो। समझ रहे बात को कि नहीं? क्लासरूम में अटेंड किया हुआ टाइम, कहीं पे बैठ के, घर पे बैठ के क्वेश्चन किए हैं, वो इतनी कंसंट्रेशन से किए कि उनका फायदा हो एग्जामिनेशन में, ये मिलकर ही रिजल्ट आएगा ना। कुछ फायदा क्लासरूम टीचिंग से, यार ऐसी क्लासेस लगाई थी हमने इतनी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि पढ़ा तो सबको रहा हूं, किसी की कंसंट्रेशन कम, किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कोई उस क्लास का फायदा उठा गया एग्जाम में, कोई उस क्लास का फायदा नहीं उठा पाया, उसको याद ही नहीं आया, उस दिन उसका ध्यान कहीं और था। हर क्लास इतनी कंसंट्रेशन लगाओ कि क्लासरूम में किया हुआ काम भी एग्जाम में आपको क्या दे रहा हो, बेनिफिट दे रहा हो, ज्यादा आपने रिवाइज भी नहीं किया। तो ये स्ट्रिंग वाला ऐसे रिवाइज करो कि आपको आ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ चीजें टिप्स पे आ रही हैं अब, राइट है जी? ओके, वेव्स वाला टॉपिक चल रहा है, अभी हम स्ट्रिंग पे ही कंसंट्रेट करके चले। वेरियस मोड्स मैंने डिस्कस करवा दी वैसे। अब एक या दो क्वेश्चन है, ये टॉपिक्स थ्योरी से रिलेटेड है, घुस कर रहे हैं बच्चे, इतने ज्यादा कंसंट्रेट करके इसके क्वेश्चन करते नहीं है बच्चे ज्यादा। जो शुरू के टॉपिक होते हैं ना, जो इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट कर रहे होते हैं, मैकेनिक्स को ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रही होती है, उसके क्वेश्चन तक तो इंटरेस्ट से निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो बाद के टॉपिक्स है ना, बाद के प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी, वेव्स, ऑसिलेशन के भी कर लेते हैं, ऑसिलेशन के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। वेव्स के थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन ढंग से करते नहीं है, ये आते हैं, यही क्वेश्चन फर्क डालते हैं। नॉर्मल बच्चा इसको करेगा नहीं, लेकिन जिसने ढंग से कर लिया वो इनको निपटा के आएगा। अब 2 क्वेश्चन है यहां पर, बस इन 2 क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इजी है लेकिन पढ़कर होंगे। 2 waves traveling in opposite direction produce stationary wave, standing wave भी बोलते हैं। ओके, द इंडिविजुअल वेव फंक्शंस आर, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये किसी ने नहीं बोला कि स्ट्रिंग है, ये किसी ने नहीं बोला स्ट्रिंग दोनों साइड से बंधी हुई है, हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ सकता है। ये स्ट्रिंग वाला केस मत मानो, क्योंकि स्ट्रिंग वाला केस होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, 180 डिग्री का फेस भी होता, इसमें 180 डिग्री का फेस है नहीं है, जो दे रखी है मैं उसके हिसाब से चलूँ। मुझे इतना पता है कि स्ट्रिंग वाले केस की मैंने इक्वेशन कैसे बनाई थी, y1 प्लस y2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के बनाई थी ना, उसकी जो भी इक्वेशन आई थी फिर हमने देखा। अब इसकी भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर इक्वेशन पहले बना लें, क्योंकि जो मैंने बनाई थी, मैं आमतौर पे ओमेगा टी पहले लिखता हूं, के एक्स वाली टर्म बाद में लिखता हूं, इसने के एक्स वाली पहले लिखी है, ओमेगा टू बाद में लिखी है, उसकी इक्वेशन में फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो स्टेशनरी वेव वाले केस में जब न्यूमेरिकल मेरिकल आए तो पहले इक्वेशन देख लो भाई क्या दे रखी है, तुमने जो रटी हुई है वो मत देखो। हाँ, स्ट्रिंग अगर बोथ साइड से फिक्स्ड है, उसकी इक्वेशन तो वही आनी है जो हमने अभी की है, बट ये नहीं ना पता क्या है, उसने तो बोला 2 वेव्स ट्रैवलिंग इन, जल्दी बोलो सही है। पहले मैं इसको जोड़कर इक्वेशन बना ही लेता हूं। मैंने इनको जोड़ के इक्वेशन बनाई, तो y1 y2 है, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या बनता होता है 2, ऐड ही कर रहा हूं दोनों को। स्ट्रिंग वाला जब तुम केस कर रहे थे, ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो गए थे वो, क्योंकि एक फेस डिफरेंस था, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करो चुपचाप 2a, ए की जगह कितना आ गया 4, बोलो समझ गए। साथ में क्या है, साइन सी प्लस डी बाय 2, सी ये पूरा है बोलो ठीक है, डी भी ये पूरा है बोलो ठीक है, सी प्लस डी दोनों को ऐड किया, 2t कट गए, क्या आ गया 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2, तो 3x ही आना होता है। पता होगा, जो बंदा थ्योरी करके आ रहा है ना उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो बंदा सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकली जिसको सिखाए गए हैं उसको पता नहीं लगना क्या हो रहा है। फिर मैंने तो एक बार डिराइव करके दिखा दिया, अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम निकाल लोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ निकालोगे। ओके, ज्यादा ऊंची तो नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा डरा तो नहीं रहा, ठीक चल रहा है सब कुछ?
ओके, यहां तक क्लियर हो गया, 3x आ गया। साथ में क्या आ गया बेटा, कॉस ऑफ c माइनस डी, c माइनस डी क्या हो गया, ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहां पर, माइनस 2 ओमेगा टी बाय 2, 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस 2t। चेक करो कोई गलती तो नहीं की, देख लो, गलती होगी आंसर गलत आएंगे, गलती तो नहीं की। ओके, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। वाई इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर में साइन 3x कॉस ऑफ 2t। ओके, मांगा क्या है, अब एक बात सुनो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जेई वगैरह में, तो हमने देर लगाई है इसको, क्योंकि मैंने समझाना भी है, डिस्कस भी करना है, बात भी करनी है। बेटा अगर तुम्हें आता होता तो मुंह जुबानी ही तुम यहां तक पहुंच रहे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वही जितना नॉर्मल टाइम लगता है किसी भी न्यूमेरिकल उतनी देर में हो रहा है, वो तो हम डिस्कस करते हुए कर रहे हैं ना, तो इसलिए समय लगा रहे हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था, सी प्लस डी पता लगना चाहिए, ऐसे ऐड करते हैं, बात करते हैं, अपने आप हो रहा था। ओके बेटा, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट एक्स इक्वल टू दिस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये है एम्पलीट्यूड, समझे, एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, क्योंकि एम्पलीट्यूड में क्या इन्वॉल्व था, सिंपल वेव होती तो वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, इसका एम्पलीट्यूड कैसे है, वेरिएबल। तो क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, उसने बोला इतनी जगह पर चाहिए, तो एम्पलीट्यूड कितना है बेटा इस पॉइंट पर, इट विल बी इक्वल टू 8 साइन 3 इंटू 2.3, कितना हो जाएगा 6.9, ये आंसर आएगा। हाँ, ये चीज बेटा साइन थीटा, अगर साइन 30 डिग्री होता, साइन पाई बाय 2 होता, साइन 3 पाई बाय 2 होता, तो मैं डायरेक्ट लिख देता, अब इसको टेबल से देखकर ही लिखा जाता, या कैलकुलेटर लोड हो या एग्जाम में उसने ये वैल्यू दे रखी होगी, तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर लोड नहीं होते, इसलिए वैल्यूज दे देते हैं। तुम बताओ, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, ये स्टेशनरी वेव का आज का किया हुआ कंसेप्ट जब जेई का पेपर दे रहे होगे 2026 वाला, वहां पर काम आना चाहिए, बार बार कहां चीजें होंगी, समझो बात को, द वन हु क्रैक द एग्जाम एंड वन हु डज नॉट, फर्क कहां पर है, किए हुए काम का फायदा उठा पा रहे हो आपके नहीं, इस चीज का फर्क, डिवोट किए हुए टाइम का आप सही वक्त पे फायदा उठा पा रहे हो के नहीं। आज स्टेशनरी वेव किया है, इस स्टेशनरी वेव का किया हुआ किसी एग्जाम में बेनिफिट आपको देगा, तब क्रैक होगा, अदरवाइज ये क्लास क्या हो गई, वेस्ट। ठीक है जी, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, बेनिफिट होना चाहिए, कोई भी टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक सारे करने पड़ेंगे, उन्हीं में से आना है, उनमें से ही आना है, बाहर से नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता पेपर, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है ना आएगा उसी में से, गारंटेड है, बाहर से आना ही नहीं है, सिलेबस को ज्यादा है नहीं है, राइट है जी। जल्दी बताओ, हो गया क्वेश्चन कि नहीं। अब देखना, फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड का मतलब जो मैंने नोड और एंटी नोड अभी डिस्कस करवाया था, वो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव के लिए कराया था, अभी यहां तो कंफर्म नहीं है क्या है, मैं तो इसके हिसाब से चल रहा हूं। नोड मतलब मैक्सिमा के मिनिमा, मिनिमा, एंटी नोड मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। नोड चाहिए ना, पोजीशन ऑफ नोड चाहिए, मतलब आपका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, जो एम्पलीट्यूड है जनरल इक्वेशन जो एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो फॉर नोड जो आपका साइन 3x है, समझ रहे हो बात को, साइन 3x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, साइन 3x क्या होना चाहिए, ये k है ना ये, ओके, 4 साइन के एक्स, असल में ये 3 जो है किसकी वैल्यू दे रखी है उसने, k की वैल्यू दे रखी, तो साइन 3x क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, जल्दी बोलो, समझ रहे बात को। अगर 3x 0 होना चाहिए तो इसका मतलब 3x किसके इक्वल होना चाहिए, जल्दी बताओ, 3x किसके इक्वल होना चाहिए, नहीं, साइन 3x 0 है, तो 3x किसके इक्वल होना चाहिए, पाई के, 0 पाई 3 पाई, हाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई, नहीं समझ रहे, समझ गए ना। तो साइन 3x 0 होना चाहिए, मतलब 3x किसके इक्वल होना चाहिए, पाई के इक्वल होना चाहिए, तो x किसके इक्वल होना चाहिए, पाई बाय 3 के,
इसने किस फॉर्म में निकाला, 2 वेव ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअल वेव y इक्वल टू इसमें 3, ये k की वैल्यू है तो x किसके इक्वल होना चाहिए, पाई बाय 3 के। ये वैल्यू 0 होने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू पाई, यहाँ क्या आ जाता है, ये 2 पाई पे भी बनती ना बात, यहाँ किस पे आ जाती 3 पाई पे भी, तो ये क्या हो जाता n पाई बनता ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता n पाई बाय 3 आता ना, तो मतलब x की वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी, n पाई बाय 3 आ जाता। सही किया मैंने कि गलत किया, सही किया। y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा t साइन, ये बन गया साइन kx, k की वैल्यू कितनी थी 3 ही बन रही है ना, तो x शुड बी इक्वल टू n पाई बाय 3। तो कहाँ कहाँ पे नोट्स बनेगी तुम्हारी, पाई बाय 3 पे, अगली कहाँ पे बनेगी 2 पाई बाय 3 पे, आंसर दिया होगा इसमें, एग्जाम्पल नहीं है आंसर यहाँ, ठीक है यही आएगा, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये इक्वेशन बनी, ये kx है, ठीक है जी। अगर तुम्हें मिनिमा चाहिए तो साइन 3x क्या होना चाहिए 0, या 3x किसके इक्वल होना चाहिए n पाई के, यानी x किसके इक्वल होना चाहिए n पाई बाय 3 के, और यहां से चलता रहेगा। बोलो डन है, ठीक है ओके। एंटी नोड्स, एंटी नोड्स के लिए क्या चाहिए मैक्सिमा चाहिए, ठीक है ना, एंटी नोड्स के लिए क्या चाहिए बेटा मैक्सिमा, जल्दी बोलो बेटा, जो मैंने बताया समझ में लग गया ना, तो x शुड बी इक्वल टू n पाई बाय 3। तो 4 पहले मिनिमा कर रहे थे ना, मिनिमा की पोजीशंस क्या क्या आएंगी स्ट्रिंग पर, x कहां कहां पर हो, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। 4 एंटी नोड्स, हाँ जी, नहीं, हाँ जीरो तो आएगा ही, जीरो पे भी तो मिनिमा आएगा, स्टार्टिंग में भी क्या है नोड ही होते हैं, जीरो पे भी नोड है, राइट है जी। फॉर एंटी नोड बेटा बोलो, एंटी नोड, एंटी नोड के लिए क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए, यानी बेटा साइन 3x क्या होना चाहिए मैक्स, मैक्स मतलब 1, यानी ये जो एंगल है 3x किसके इक्वल होना चाहिए पाई बाय 2, या 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 पे तो पाई बन जाएगा वो, ठीक है समझ लग रही है ना, या 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, यानी जब 3x जो है क्या होना चाहिए 2n माइनस 1 पाई बाय 2, जल्दी बोलो सही, यानी x किसके इक्वल हो, इट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाय 6, यानी फर्स्ट एंटी नोड कहां आएगी 1 भर दो, x इक्वल टू पाई बाय 6 पे, बोलो 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 सही। सेकंड एंटी नोड कहां आएगी 2 भर दो 3 पाई बाय 6 पे एंड 5 पाई बाय 6 पे। एक ही क्वेश्चन कराना, मैंने सिलेक्टेड से क्वेश्चन कराने होते हैं जो क्लास में कराता हूं, सिलेक्टेड, और बार बार बोलता हूं कि ये सब जो चलता है काम ऐसे अनप्लान्ड नहीं चलता, टॉपिक है टॉपिक के साथ मैंने सेट कर रखा है काम, कौन सा क्वेश्चन कराना है। अब तुम्हें स्टेशनरी वेव भाई भूलेगी नहीं जिंदगी भर, जितनी करा दी स्ट्रिंग वाले नहीं भूलेंगे क्वेश्चन, आगे भी करने हैं हमने। ये बताओ ये मामला क्लियर है, नोड का मतलब मिनिमा, एंटी नोड का मतलब मैक्सिमा, तो जब भी उसने नोड बोला हो तो मिनिमा, एंटी नोड बना हो तो मैक्सिमा, ठीक है। स्पेशली स्ट्रिंग के लिए आ जाए तो उसके डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा देंगे, वो तो मैं डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे। ओके जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, नोट वोट कर लिया, रिवाइज जरूर करना, जो क्वेश्चन इजी वाले होते हैं ठीक है छोड़ दो, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे तुम्हें फर्स्ट टाइम में दिक्कत आई तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन रिवाइज करने वाला है। ओके अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अगले पे फिर से ध्यान दें, स्टार्ट करा दूं। टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ equal amplitudes and equal frequencies move in opposite direction along a string, they interfere to produce a standing wave having the equation, उसने इक्वेशन ही दे दी, मुझे नहीं बनाने की जरूरत, पिछली बार तो मुझे बनाने की जरूरत पड़ी थी ना, इस बार मुझे बनाने की जरूरत नहीं, y इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा t दे रखी है उसने, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बोलो ठीक है। अब देखते हैं मांगता क्या है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, k की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ट्रैवलिंग वेव, फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ट्रैवलिंग वेव, मतलब जब ये स्टेशनरी बनने से पहले ट्रैवलिंग वेव थी तो उसकी कुछ ना कुछ क्या थी वेलोसिटी रही होगी, क्या ये फार्मूला पता है, वेव की वेलोसिटी कैसे निकाल लेते थे,
ओमेगा डिवाइडेड बाई के। अब ओमेगा तो दे रखा है उसने 78.5, के भी सीधा दे रखा है 1.57, ये सेंटीमीटर में दे रखा है पर में, तो आंसर भी किसमें आएगा बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जल्दी बोलो ठीक है, कर लोगे कि नहीं, हो ही जाएगा। आगे क्या मांगा था इसने, फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। कोई मेरे को बताएगा कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये जो वेव है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें एक ही वैल्यू 1 mm है। कंपोनेंट वेव मतलब जिससे ये बनी है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 1/2। क्यों बोलो 1/2 क्यों भाई, कंपोनेंट वेव होती थी मेरी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरी होती थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई। भाई उसका एम्पलीट्यूड ए होता था, तो मेरी जो इक्वेशन बनती थी 2a टाइप बनती थी कि नहीं। इसने 2a नहीं दिया, इसने तो सीधा बोला ये इक्वेशन है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। तो जब a से 2a बनता था, तो इसने 2a को a बोल रखा है ना। जल्दी बोलो, समझ लग गया कि नहीं, ये a था 1, तो जो कंपोनेंट वेव है बेटा जहां से बनी है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 1/2 mm होगा। क्लियर के नहीं, छोटी सी बात, ऐसी क्वेश्चन जेई में आ जाएगा। हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे यार बड़ा कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया जेई वाले ने, एम्पलीट्यूड 1 दिख तो रहा है, लेकिन 1 नहीं है। स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड 1 है, वो भी फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता। जिससे बनी है कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड 1 नहीं है, दैट इज 1/2 है। अगर वेव होती ना तो सीधा देख के बता दे। जल्दी बोलो, यही तो बात है क्वेश्चंस में, यही तो समझना है। दैट्स व्हाई आई से कंसेप्चुअल पार्ट इज मस्ट। कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर होगा। अब आप कई बार कह देते हो कि फिर इसके क्वेश्चन नहीं होते सर, कि जब आप करा देते हो तब तो हो रहे हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते। रीजन, कंसेप्चुअली आप जब तक स्ट्रांग नहीं बनोगे, आपको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आएगी, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो हमारे आंसर्स गलत हैं। तो भाई कंसेप्चुअली अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझो, आप पे हम वर्क कर रहे हैं, छोटा सा बैच बनाया है, ये वाला जो बैच है छोटा सा ही रहना है, सेग्रीगेट कर कर चलेंगे हम, सेग्रीगेट करके छोटा सा बैच होगा, जिसमें जो काम अच्छा कर सकते हैं उनको अलग ही रखा जाएगा। जब उनको अलग रखा जाएगा तो एक एक पे बेटा वर्क किया जाएगा, एक एक पे वर्क करेंगे हम। किसका कंसेप्चुअल वीक है, किसका न्यूमेरिकल वीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस आपको हर तरह से स्ट्रांग बनना, कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग, न्यूमेरिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, थ्योरेटिकली भी क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग। वो गलत कहते हैं जो कहते हैं कि कंसेप्ट छोड़ो सीधा न्यूमेरिकल निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, तभी तो बैंड बजता फिर सबका। तो कंसेप्चुअली भी क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। ओके, लिखने की भी आदत डालने, मतलब हर तरह से परफेक्ट हो गए तब क्रैक होना है। जेई इज अ टफ नट टू क्रैक, समझो बात, इजी तो नहीं है। मेन करके फिर एडवांस भी, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो यू नीड सम जोर, तो जोर लगाना पड़ेगा। जल्दी बताओ, बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं, अभी तो ये ठीक क्वेश्चन है। चलो आगे भाई, बी पार्ट में क्या क्या, फाइंड द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन एक्स ग्रेटर देन 0। पहली नोड चाहिए हमें, नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, मतलब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नोड चाहिए। तो ये क्या है, कॉस के एक्स है। नोड का मतलब मिनिमा, नोड का मतलब क्या है, मिनिमा। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब ए कॉस के एक्स मिनिमम होगा। तो फॉर नोड, समझ रहे हो ना बात, सही बात, सही बताया तुमने। नोड का मतलब मिनिमा, मिनिमम करने के लिए एम्पलीट्यूड को क्या करना चाहिए, ए कॉस के एक्स को मिनिमम, मिनिमम का मतलब 0। कॉस वैल्यू 0 कब देता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री, यानी जब के एक्स कितना हो π/2, यहां कितना हो 3π/2। समझ रहे हो बात को कि नहीं, यहां कितना हो 5π/2, यानी जब के एक्स की वैल्यू कितनी हो 2n - 1 π/2। ठीक है जी, यानी जब x कितना हो, x किसके, k की जगह वैल्यू पुट करो 2π/λ, साथ में x किसके इक्वल आ गया 2n - 1 π/2, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी जब x कितना हो 2n - 1 λ/2,
4 फर्स्ट ढूंढनी है, तो पहली पोजीशन जहां पर मिनिमा आना है वो क्या आएगा, लेमडा बाय 4। लेमडा क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, यहां के पता है, के से ही निकल जाएगा लेमडा, यहां पे के की वैल्यू पुट कर देता मैं सीधा, ठीक है, यहां पे के गिवन था ना, के की क्या पुट कर देते, वैल्यू पुट कर देते, तो वहां से भी आ रहा है, जल्दी बोलो समझ गए के नहीं, के ऑलरेडी अवेलेबल था, के की वैल्यू पुट कर देता तो एक्स इक्वल टू क्या था, 2n-1 पाई बाय 2 के आ जाता, जल्दी बोलो ठीक है कि नहीं, डन है, क्लियर है। लैम्डा के टर्म्स में क्या आ गया, लैम्डा बाय 4 पर के के टर्म्स में के की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, आ गया जी, कितना आया, 1 आ गया, ओके, आ गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन बी पार्ट कर लिया, चलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, दीज आर गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे लल्लू लाल क्वेश्चंस नहीं है, समझो बात को, जो मैं लेक्चर के साथ बीच में लेकर आऊंगा क्वेश्चन, वो कंसेप्ट आपका बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। जो प्रैक्टिस शीट है उसमें हर तरह के हैं, लल्लू लाल भी आएंगे, दूसरे वाले भी आएंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को बनने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हर तरह के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, यहां पे तो ठीक ठाक वाले मिलेंगे। बी पार्ट हो गया। सी, फाइंड द एंटी नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। एंटी नोड मतलब जब ये वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी जब एंटी नोड के लिए जब कॉस के एक्स किसके इक्वल हो बेटा, मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई, समझे, कॉस की वैल्यू 0 पाई पे आती है ना मैक्सिमम, तो यहां क्या आ गया, एन पाई, एन 1 भरेंगे, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, सबसे पहला चाहिए 1 से, तो जब के एक्स किसके इक्वल आ जाए, 1 पाई, यानी कि कॉस के एक्स इक्वल टू क्या चाहिए था मुझे, यहां गलत लिख दिया ना मैंने, 1 चाहिए था, तो यानी जब के एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई के, ठीक जा रहा हूं, यानी जब एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय के, फर्स्ट वाले केस में क्या आ जाएगा, पाई बाय के डायरेक्ट दिया हुआ है ना, के की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 1.57, पाई डिवाइड 1/2 आ गया, ठीक जा रहे हैं, हो रहे हैं क्वेश्चंस। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 2.33, क्या करोगे, एम्पलीट्यूड पूरे को बोलते हैं बेटा, y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स, ये पूरी वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड पूरे को बोलते हैं, बोलो समझ गए। अब यहां पे x की वैल्यू भर दो, तो ये होगा a, साथ में क्या आ गया, कॉस k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.57 यानी पाई बाय 2, और x कितना बोल रहे हैं, 2.33, अगेन इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में यहां गिवन होगी, या तुम्हारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए या टेबल होना चाहिए। बोलो जी, मेरे ये दोनों क्वेश्चन अपने हाथों से घर पे जाके बिना देखे रिपीट करोगे कि नहीं करो, एक ये दोनों क्वेश्चन करनी है, एक कल कराया था एक क्वेश्चन जिसमें रिफ्लेक्शन हो रही थी, याद है, रिफ्लेक्शन थी, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड भी निकाला था, एक वो क्वेश्चन, भाई थोड़े तगड़े बनो, तगड़े बनो, हिम्मत मारनी पड़ेगी, कई जगह पर ना हमें अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। क्या तुमने कभी देखा है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास बैच में एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो ना किसी से ज्यादा बात बूत करता है, चुपचाप अपना आता है, क्लास लगाता है, निकल जाता है, यहाँ कभी इधर उधर बैठा भी होता है तो अपना काम कुम कर रहा होता है, सवाल सुन निकाल रहा होता है ना, हम उसको बोलते रहते हैं बेकार है, पड़क हुआ है, ये है वो है, ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसकी फोटो लग रही होती है। ऐसे बनो, कोई बोलता है तो बोलता रहे, ये पड़ाकू है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बोलने वाले को बोलने दो, अगर फोटो लगने तक पहुंचना है तो यू हैव टू बी डिफरेंट, डिफरेंट तो बनना पड़ेगा, तब फोटो लगने वाले सिचुएशन तक पहुंचोगे, समझो मेरी बात को। और ऐसा नहीं है कि हम बन नहीं सकते, सारे ही बन सकते हैं, इतने बढ़िया तरीके से काम करते हो तुम लोग तो कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं पर आपको कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब ऐसी आदतें डालनी पड़ेंगी, वो उस टाइप का बच्चा बन जाओ यार, पड़ाकू सा लल्लू सा बच्चा बन जाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, कहाँ कुलचे मिलते हैं, कहाँ क्या होता है कुछ नहीं पता, तुम्हें नीचे जाना भी होता है बीच में कि नहीं जाना होता कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, ठीक है, उस टाइप के बन जाओ, तुम्हारी भी फोटो लगेगी। कुछ तो चेंज लेकर आना पड़ेगा हम लोगों को बीच में। दोनों क्वेश्चन मेरे जल्दी रिपीट करोगे घर पे जाकर, कर लेना, रिपीट कर लेना, तभी बात बनेगी, और सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक क्वेश्चन
आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, आगे भी क्या है, क्वेश्चन ही है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सोनोमीटर आ जाएगा। ओके, चलो ये बताओ, जितना मैंने बताया उतना क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन जनरल थे, हो जाने थे, जो मेन क्वेश्चन थे मैंने तुम्हें करवा दिए, बाकी क्वेश्चन जनरल मीटर है। थ्योरी मेरी तरफ से एक बार कंप्लीट होगी। एक स्पेशल टॉपिक है सोनोमीटर, वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस स्ट्रिंग पे बेस्ड है, उसको मैं बाद में टेकअप करूंगा। पहले क्या करेंगे, अब हम अपने असाइनमेंट्स निपटाएंगे। राइट है जी। अब नेक्स्ट शेड्यूल सुन लो। शेड्यूल ये है जी, कल तक आपने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग तक के सारे के सारे पार्ट कवर अप करके आने हैं। जल्दी बताओ, 3 दिन हो गए, मैंने पुश करके काम नहीं दिया तुम्हें। आज देना बेटा असाइनमेंट दे, आज पुश करके काम दे दिया। मुझे कल हर हालत में काम चाहिए। कल आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो काम नहीं होगा तो साथ के साथ ही पेरेंट्स को क्या चली जाएगी, रिपोर्ट चली जाएगी। ठीक है, कल आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें 9 क्वेश्चन थे वो आपका ऑलरेडी डन होना चाहिए। 1-2 डाउट होंगे, कल मैं लूंगा, कल डाउट सेशन। ठीक है जी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव, इस पे बेस कितने क्वेश्चन है, 31 है, 31 है। ये अभी तक आज की डेट में तुम्हारे हो जाने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। नहीं है तो कर लो भाई। ठीक है जी, तो 31 हो गए। फिर इंटरफ्रेंस के ज्यादा क्वेश्चन ही, 11 ही क्वेश्चन है। काम तो होना चाहिए क्योंकि टॉपिक वाइज चल ही रहा है, मैं बीच में एग्जांपल भी दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, बट मैं कल चेक करूंगा किस किस का क्या क्या काम हो गया, और जो क्वेश्चंस बचे हैं डाउट कल मैं सारे निकालता हूं। फिर आ गया स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के कितने क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन। बाय रूल कल सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। तू कल कह रहा था मैं 2 बजे तो कहीं से घूम कर आया था। हाँ हो गए, मैं बोल रहा हूँ अब तू आज करना, अगर तेरा काम कुम रहता है तो 2 बजे तक बैठ के कर लेना। कर लिए, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे करके, ऐसे स्पिरिट चाहिए हमें, कल तक काम चाहिए। थोड़ा सा स्पिरिट अपना क्या करो, अप करो, और हम काम कर सकते हैं। समझ लो, वी आर वेरी अर्ली। मैंने तुम लोगों को बहुत जल्दी जगा दिया है। अभी तो +2 के बैचेस शुरू होने हैं 17 तारीख को, नॉर्मल बच्चा 17 तारीख को आएगा। 17 तारीख तक तो तुम लोग +1 क्या कर चुके होगे, काफी हद तक कवर अप कर चुके होगे, काफी हद तक रिवाइज कर चुके। ठीक है जी। तो जागे रहो, जागते रहो और जगाते रहो, एक दूसरे को जगाते रहो, खुद भी जागते रहो और काम करते रहो। ठीक है जी, कल मिलेंगे, पेरेंट्स के साथ मिलेंगे कल।